गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज स्वागत की कड़ी में गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्वागत की कड़ी में आज आरजेश पायल अग्रवाल राजस्थान न्यायिक सेवा 2024 में पायल अग्रवाल ने 111वीं रैंक प्राप्त की है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई पायल अग्रवाल को। और पायल अग्रवाल इससे पहले जेएलओ हैं। अभी जो जेएलओ का रिजल्ट आया था उसमें भी सफलता प्राप्त की है। और पायल अग्रवाल का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में पायल ने जेएलओ फाइनल सिलेक्शन लिया। अभी करौली पोस्टेड है, करौली की रहने वाली है, तो होम डिस्ट्रिक्ट में मिली हुई है इनको जॉब। और आरजीएस भी फर्स्ट अटेम्प्ट था। पायल ने स्वास्तिक लॉ अकेडमी में एएसएस जैन सुबोध से पढ़ाई की है इन्होंने 5 ईयर। 3-4 बच्चे आए थे, जिनमें से एक पहले आई थी तनिषा मेहरा, जिसने 6 महीने में आरजेएस बन गई। पायल अग्रवाल ने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया था फाउंडेशन बैच में, जब इनका फोर्थ ईयर था। 4 सेमेस्टर इनके बाकी थे, तो 4th ईयर और 5th ईयर जनवरी 2021 से लेकर के अब तक पायल अग्रवाल की उपस्थिति हर क्लास में रही है। चाहे वो इवनिंग का बैच हो, चाहे मॉर्निंग का बैच हो, कोई भी टीचर पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका क्वेश्चन जरूर आता था। तो हमें 2-4 महीने बाद में भी लग गया था कि पायल अग्रवाल 101% सिलेक्शन लेगी। और इसके क्वेश्चन जो पूछती थी, क्वेरी करती थी, लेवल के होते थे, फालतू क्वेश्चन नहीं होते थे। एक तो होता है ना, वैसे ही पूछ लेते हैं, सर कह रहे हैं किसी को कुछ पूछना हो तो। वास्तव में इसके अच्छे क्वेश्चन होते थे। प्री फाउंडेशन, मेंस, सब कुछ जनवरी 2021 से लेकर के आज 2024 है। मुझे नहीं लगता उसने कोई क्लास मेजर एक्ट की, माइनर एक्ट की कोई छोड़ी हो। तो सारी पढ़ाई पायल अग्रवाल ने स्वास्तिक लॉ अकेडमी से की है। मॉक इंटू जरूर दिए, हम कमांड क्लासेस चलाते हैं, मॉक इंटू तो सब जगह देते हैं बच्चे, ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। बाकी सारा टेस्ट पेपर, फाउंडेशन बैच, आरजेएस मेंस बैच, जजमेंट राइटिंग, चाहे जेएलओ का हो इंटू क्लासेज हो, आरजेएस की इंटू क्लासेज हो, इसकी हर समय उपस्थिति रही है। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पायल अग्रवाल को आरजेएस के इंटरव्यू में 21 नंबर मिले, बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, 21 नंबर। सिविल पेपर में इनके 50 नंबर हैं, क्रिमिनल पेपर में 54 नंबर हैं, हिंदी में इनके 22 नंबर हैं और इंग्लिश में 13 नंबर हैं। इस दौर में इंग्लिश में 13 नंबर लाना बड़ी बात है, बहुत अच्छा। सब में एवरेज नंबर आए, इंटरव्यू में भी अच्छे मिले, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पहले स्वागत पायल अग्रवाल, बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं आरजेएस बनने पे। शुभम सर स्वागत करेंगे। आप लोग भी आ जाओ, बहुत सारे बच्चे तो ऑनलाइन ऑफलाइन होंगे जो साथ पढ़े हुए हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आगे आ जाओ। इस बार एसएस जैन सुबोध लॉ कॉलेज से बहुत सिलेक्शन हुए हैं, और 3-4 सिलेक्शन तो मेरे ही यहीं से हुए हैं। ये 3-4 बच्चे साथ में आए थे, जिनमें 3 का सिलेक्शन हो गया। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में एक पहले आकांक्षा खोड़ा आई थी, एसटी 120वीं रैंक है, एसटी टॉपर। इन सब ने एडमिशन साथ ही लिया था। अब पायल अग्रवाल आपको खुद अपनी सक्सेस स्टोरी बताएगी, कैसे इन्होंने पढ़ाई की और हमारा सहयोग कैसे रहा। पायल, थैंक यू एवरीवन। सबसे पहले थैंक यू मदन सर को। मदन सर ने मेरे को बच्चे के जैसे पूजा है सर के लिए, वैसे मुझे रखा है। जो भी मुझे हेल्प चाहिए थी, जब भी हेल्प चाहिए, सर हमेशा अवेलेबल रहे।
आकाश सर ने मुझे स्टार्टिंग में मैं जब पढ़ी थी तो आकाश सर थे, तो आकाश सर ने मुझे हर प्रॉब्लम का, जो भी मेरे फालतू से भी क्वेश्चंस होते थे या कुछ नहीं, तो सर ने मुझे बहुत हेल्प की थी। बाकी टेस्ट सीरीज़ के लिए जब मैं पेपर्स लिखे तो शुभम सर ने मेरी कॉपीज़ चेक की। मेरा प्रेजेंटेशन और राइटिंग बहुत बहुत बुरी थी। राइटिंग तो मेरी ऐसी थी कि मैं खुद लिख लूँ तो मैं नहीं पढ़ पाती कि क्या लिखा है, और सर हमेशा मुझे यही बोलते थे कि कुछ तो सुधार ले, राइटिंग तो सुधार ले। लेकिन शुभम सर से भी मैंने बोला, सर अब लास्ट में 2 महीने बचे और मैं राइटिंग ऐसे नहीं सुधार सकती। पर सर ने मुझे बोला कि इम्प्रूव करो। जब सब लोग मेंस पेपर लिख रहे थे, मैं लिटरली ABCD लिख के प्रैक्टिस कर रही थी कि मेरी राइटिंग सही हो जाए बस, क्योंकि मैं लिख दूंगी तो कोई पढ़ भी नहीं पाएगा, इतनी गंदी राइटिंग थी। प्रेजेंटेशन मैं बेयर एक्ट पूरा लिखती हूँ, मतलब आदत हो गई थी। बेयर मैंने सर से पढ़ा था तो बेयर एक्ट अच्छे से चल रहा था मेरा। मैंने नोट्स भी नहीं पढ़े, मैं सिर्फ सर बेयर एक्ट पढ़ाते थे, तो जो भी बेयर एक्ट में कुछ सर एक्स्ट्रा बताते, केस लॉस बताते, तो मैं बेयर एक्ट में लिख देती थी। सब लोग जब पूछते हैं ना कि आपके नोट्स मुझे दे देना, तो मैं बोलती हूँ कि मेरे बेयर एक्ट से मेरे नोट्स है, वही देख लो, उसी में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब मैं मेरी आदत थी कि मैं पूरा बेयर एक्ट लिखूँ तो मेरा टाइम भी नहीं बचता था। लेकिन शुभम सर ने मुझे आकांक्षा खोड़ा की कॉपी दिखाई कि प्रेजेंटेशन इस तरह होनी चाहिए। आकांक्षा खोड़ा और मैं, हम दोनों फ्रेंड्स थे, तो हमने स्टार्टिंग में साथ में, हमें बहुत टाइम मिला। 2021 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, कोविड भी आया, बहुत सारा टाइम ऐसे था कि हमारा बैच भी जल्दी कंप्लीट हो गया, सिलेबस भी हो गया, अब हम क्या करें। तो हमने खुद से हम लिखते रहे कि प्रैक्टिस रहे। जबकि आकांक्षा खोड़ा ने स्टार्टिंग में उसे वो पॉइंटर्स लिखती थी और मैं बेयर एक्ट, लेकिन उसने इतना अच्छा बेयर एक्ट कर लिया कि वो बेयर एक्ट के साथ क्लॉज वाइज भी लिखती थी। और फिर शुभम सर ने जब मुझे कॉपीज दिखाई तो मुझे समझ में आया कि मेरा प्रेजेंटेशन किस तरह इंप्रूव हो सकता है। मैं पूरा बेयर एक्ट नहीं लिख के पॉइंटर्स में उसी बेयर एक्ट लैंग्वेज को लिखूं, उसके लिए शुभम सर ने मुझे बहुत हेल्प की। थैंक यू सर। शायद मेरे आंसर राइटिंग में उसी की वजह से मार्क्स आए। बाकी मैं अपने JLO भी जब मुझे हुआ तो सर ने मुझे बोला था कि मुझे यहाँ पे बोलना है, और मैंने कहा कि सर ये मुझसे नहीं होगा, यहाँ पे आके बोलना, क्योंकि वहां बैठ के सुनना बहुत बहुत बोरिंग होता है कि यार सामने वाला क्यों सुनाया जा रहा है, नहीं सुन रहा हूँ मैं। तो एक एम सेट कर लो, या तो यहाँ पे जिसको लग रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पे आना है, बस मुझे अब RGS बनना है और नेक्स्ट टाइम मुझे यहाँ बोलना है, और जिसको बोरिंग लग रही है वो एक चीज सोच लो कि यहाँ पे आके ये बोलना है कि मुझे नहीं बोलना भाई। ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि आप लोगों को किस तरह हेल्प मिल सकती है। 4 फेजेस में अपने एग्जाम, हम 4 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं, लॉ, हिंदी इंग्लिश, जजमेंट राइटिंग और इंटरव्यू। जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं उन्हें लगता है कि हमें सब कुछ साथ में करना है, हम लास्ट में इंटरव्यू को भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इंटरव्यू भी साथ में लेके चले। लेकिन सच में इंटरव्यू कुछ भी नहीं है। जो आपकी पर्सनैलिटी है, जैसे अभी आप बैठ रहे हो, जो आप सोच रहे हो वो वहां दिखेगा। आप सोचोगे कि अभी हम जैसा चल रहा है चलने देते हैं, लास्ट में इंटरव्यू टाइम पे हम सुधार लेंगे, कुछ नहीं होता। वो मेरे अंदर बचपन है, वो बचपन अभी वहां झलकता था कि तुम सुधर जाओ, पर नहीं, हरकतें तुम्हारी वहां दिख जाएगी। तो अपने आप को उसी तरह से मैनेज करके चलो, उसी तरह से पढ़ो जिसकी तरह से तुम बोल सको। इंटरव्यू से मुझे डर नहीं लगता था। इंटरव्यू, क्योंकि मैं यहाँ पे सर मुझसे, वहां पे मैं बैठती थी, सर मुझसे एक ही जो बेयर एक्ट का इंडेक्स होता था वो पूछते थे, तो मेरा डर धीरे धीरे निकल गया। फिर मैं क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछती थी, तो सर से बात करने की आदत हो गई थी कि इस तरह मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, या फिर मैं अपने फ्रेंड्स को इस तरह से समझाती थी। तो इंटरव्यू में मुझे एक चीज ये लगी कि सिर्फ आपको जो आपको आता है, उस टाइम ऐसा तो होगा नहीं कि आपने 15-20 दिन पढ़ लिया और वो नया आ जाएगा। तो जो आपको आता है वो आता है, बस अपना जो भी आपने पूरा किया है 2 साल में, 3 साल में, जितना भी टाइम आपको मिले, वो वहां अपने आप अपीयर होगा। कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो इंटरव्यू की टेंशन नहीं लेनी है। इंटरव्यू लक बेस्ड होता है, सीरियसली लक बेस्ड होता है, क्योंकि JLO का इंटरव्यू मेरा बहुत बुरा हुआ था, मुझे लगा था कि कुछ नहीं होगा। और RGS के इंटरव्यू में मुझसे मेरा कॉन्स्टी अच्छा था, मुझसे पूछा था आपको कौन सी सब्जेक्ट पसंद है, मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने मना कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन आपके काम नहीं आएगा, कुछ और बताओ। तो और फिर मेरा एविडेंस बहुत अच्छा था, एविडेंस मेरा कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा अच्छा था, तो उन्होंने मुझसे एविडेंस पूछा। एविडेंस में भी बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चंस, कॉलेज वाइवा भी उससे अच्छे लेवल के होता है, उससे भी बेकार लेवल से उन्होंने डायरेक्टली पूछा मुझसे, क्वेश्चंस हो गया। तो इंटरव्यू की टेंशन नहीं लेनी है, जो आप पढ़ोगे वो अपने आप वहां दिख जाएगा, उन्हें समझ आ जाएगा। आपको बस ये सोच के जाना है कि हमें जो आता है अपने फ्रेंड को समझाने या बात करने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू के लिए लोड मत लो। उससे पहले आता है अपना जजमेंट राइटिंग पार्ट। जजमेंट राइटिंग पार्ट की सर की यहाँ एक खासियत है, मनोज अवस्थी सर आते हैं, वो बीच बीच में क्लासेस भी लगाते हैं। सर ने, मैंने
सर की कोई भी क्लास नहीं छोड़ी, जो आता है जहां से जो मिल रहा है सब ले लो, कुछ भी नहीं छोड़ना है, पता नहीं कब कहाँ क्या काम आ जाए। तो मनोज अवस्थी सर जब बीच में क्लासेस लगाते हैं, अभी एक होगी जब आपका मेंस हो जाएगा उसके बाद क्लासेस होगी, उससे बीच में भी सर को जब भी टाइम मिलता है सर पढ़ाने आते हैं। वो सर आपको बेसिक बताते हैं कि जजमेंट कैसे लिखना है, जजमेंट की प्रोसीजर क्या होती है, वो आपको स्टार्टिंग से FIR से लेके उससे पहले कंप्लेंट जो भी स्टोरी है पूरा समझाते हैं। तो आपको जजमेंट राइटिंग के लिए भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने होंगे। जब आपने वो सब कुछ सीख लिया, आपने बेयर एक्ट पढ़ लिया, तो आप वो सब चीजें बाद में कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सोच लिया कि मुझे अभी मुझे लॉ भी करना है, मुझे जजमेंट राइटिंग भी साथ में करनी है। तो भाई जब मैंने बेयर एक्ट ही नहीं पढ़ा, मुझे कंटेंट नहीं आता, तो मैं जजमेंट राइटिंग कैसे लिख दूंगी, और फिर मैं इसका बर्डन लेते रहूं कि मैं जजमेंट राइटिंग अच्छे से नहीं कर रही हूँ। क्यों? मैं ये सब चीजें मत करो। जजमेंट राइटिंग का अपना टाइम आएगा, सर आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि अब आपको ये सब कुछ पढ़ना है, उसका बेसिक फॉर्मेट है, अपने आप हो जाएगा। जजमेंट राइटिंग बिल्कुल भी लोड लेने की चीज नहीं है। इवन हमारे बैच में मनोज सर ने हमें इतना जजमेंट राइटिंग अच्छे से करवाया था कि हम एक जजमेंट राइटिंग में 5 से 7 पेजेस भर देते थे। हमें प्रॉब्लम थी कि हमें छोटा कैसे करना है। तो जजमेंट राइटिंग मनोज अवस्थी सर और जो भी सर पुलकित शर्मा जी सर को जब बुलाया था तो उन्होंने बहुत बहुत अच्छे से करवाया। जजमेंट राइटिंग भी लास्ट मोमेंट पे हो सकता है मेंस के बाद में, क्योंकि 15 से 20 मिनट आपको एक फॉर्मेट समझना है, किस तरह से लिखना है। स्टोरी फ्रेमिंग आपके दिमाग में होगी, आपको कंटेंट समझ में आ जाएगा, लेकिन वो सब तभी समझ में आएगा जब आपने बेयर एक्ट अच्छे से किया होगा। और बेयर एक्ट मदन सर से अच्छा, मतलब मैंने मदन सर से पढ़ा है तो मैं बोल सकती हूँ कि मदन सर से अच्छा बेयर एक्ट कोई नहीं पढ़ा सकता। वो सर सबको प्रॉब्लम, जब हम पेपर्स लिखते थे, बीच में मुझे बहुत सारा टाइम मिला था कि पेपर्स लिख लूँ, क्या करना है। तो एक मेरी कमी है रेगुलरिटी की, मुझसे रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होती। मुझे लगता है अभी पढ़ना है तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन जब आप पढ़ते रहोगे ना, सिर्फ बेयर एक्ट से पढ़ोगे। अब कुछ लोग होते हैं जो नोट से पढ़ते हैं, तो नोट से पढ़ोगे तो तुम्हें पॉइंटर्स ही याद होंगे, पॉइंटर्स पढ़ रहे हो तो पॉइंटर्स याद होंगे। लेकिन जब तुम बेयर एक्ट से ही पढ़ रहे हो तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज अपने आप याद होती जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि इतना सारा कोई याद नहीं कर सकता। आकांक्षा घोड़ा मुझसे बाद में उसने बेयर एक्ट स्टार्ट किया था, लेकिन उसने मुझसे बहुत बहुत अच्छी बेयर एक्ट पे कमांड कर ली थी। बेयर एक्ट आप जैसे आपका कुछ भी कंटेंट लिखा है, नॉट विद स्टैंडिंग वगैरह जो भी स्टार्ट करते हो, जब आप पढ़ी उस तरह से रहो तो फिर वहां पे भी अपने आप याद आ जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे टेस्ट पेपर्स देते थे, मैं बेयर एक्ट लिखती थी, मेरे अच्छे थे, लेकिन फाइनल में बेयर एक्ट नहीं लिखी जाती है। सच में, मतलब अब वो सब कुछ मैसअप हो जाएगा, कुछ याद नहीं आएगा। बेयर एक्ट का ना टर्मिनोलॉजी याद आएंगे ना कुछ भी, लेकिन आपने उस तरह से पढ़ा है ना, बेयर एक्ट को दिमाग में रखा है, तो बेयर एक्ट ही निकलेगी। नोट्स पढ़ोगे तो पॉइंटर्स निकलोगे, पॉइंटर्स के जैसे काम खत्म करके आ जाओगे, लेकिन बेयर एक्ट से लिखोगे तो प्रॉपर फर्निशिंग आएगी कि जो टीचर्स ये बोलते हैं ना कि हमें रटा रटाया माल नहीं चाहिए, बेयर एक्ट कंटेंट नहीं चाहिए, हमें समझाओ कि इसमें लिखा क्या है। लेकिन वही टीचर जब कॉपी चेक करेगा तो जब बेयर एक्ट लैंग्वेज लिखी होगी तो बेयर एक्ट लैंग्वेज वाले को मार्क्स ज्यादा देगा, नोट्स वाले को मार्क्स कम देगा। तो बेयर एक्ट सर अच्छे से करवाते हैं, और सर की बेयर एक्ट मतलब बेयर एक्ट ही है आपका जो है, और सब अपने आप याद होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि बेयर एक्ट हमें याद नहीं होती। आप उसे पढ़ो, सर पढ़ाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, फिर उसे रिवाइज कर लो, लिखो। लिमिट कुछ लोग बोलते हैं कि क्या सीपीसी हमें पूरी करनी है। भाई जब सर पढ़ा रहे हैं सीपीसी पूरी तो सोच के ही पढ़ा रहे हैं ना, वरना सिलेबस में से हटा देते, और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो जब आप लिखते रहोगे उसे तो वो चीजें काम आएगी। अब मेरा ये था कि मैं मुझे पुलकित सर की मैंने एडवाइस बाद में ली थी कि लिख लिख के प्रैक्टिस करूँ। वो तो उस टाइम मुझे टाइम भी नहीं बचा था इतना कि मैं लिखूं, लेकिन मैंने पहले बहुत अच्छी मेहनत कर ली थी। स्टार्टिंग में जब सर पढ़ाते थे आकाश सर, तो मैं अच्छे से याद करती थी, सर पूछते थे तो मैं यहाँ बता भी देती थी। तो उससे क्या कि मुझे लास्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेरी आदत भी थी कि मैं लास्ट में मेहनत नहीं कर पाती, शुरू शुरू में करवा लो जितना भी है, क्योंकि नया नया पढ़ते हो तो आपको एक रहते कि नया सीखना है, याद भी समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में वो चीजें लगती है ये तो पढ़ा हुआ है, तो ऊपर ऊपर से रिवीजन चलता रहता है, लेकिन वो सब चीजें आपके दिमाग में जाती रहती है, और आप जितनी बार बेयर एक्ट पढ़ोगे उतनी बार आपको क्लैरिटी होगी। ऐसा आपने पढ़ लिया, फिर आप सोच रहे हो कि अब हम नोट से पढ़ लेते हैं, हमें बेयर एक्ट आती है, लेकिन आप हर बार जब बेयर एक्ट पढ़ोगे आपको कुछ नया ही मिलेगा। तो जितना वो बेयर एक्ट पढ़ो आपको नया मिलता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं, और अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब आंसर राइटिंग में लोगों को प्रॉब्लम आती है लिखे कैसे, क्योंकि हमने पढ़ लिया लेकिन लिखने में डर आ रहा है, यार लिख भी पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। लिखो तो सही। अभी ठीक है, टीचर्स को कॉपी चेक मत कराओ, बेइज्जती फील होगी। अपने फ्रेंड्स को कॉपी चेक करवा लो, वो बता देंगे कि तुमने ये चीजें छोड़ी है। जब खुद चेक करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा।
जब तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें लिख के कुछ दिखाएगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि यार ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, ये मैं भी लिख सकता हूँ, मैंने ये नहीं किया, या इसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, मैं ये चीजें करता हूँ। वो चीजें करोगे तो तुम्हें अपना, और तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि मैंने इस जगह पे इससे बेटर किया है, तो तुम अपने बेटर पे कमांड कर पाओगे, सामने वाली को कमियों को सोच के देख पाओगे कि यहाँ पे ये कमी है, तो अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, धीरे धीरे इंप्रूव करो, और फिर सर को दिखाओ। मेन लिखना आप कुछ नहीं कर सकते, राइटिंग में लिए आपको, आंसर राइटिंग के लिए आपको लिखना पड़ेगा, और जब तक आप लिखोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा कमियां कैसी है। जब तक आप सर को नहीं बताओगे तो वो कैसे बताएंगे कि आपका कहाँ पे कमी है। मैं लिखती थी, मेरे पेपर्स में सर मुझे हमेशा बोलते थे कि मेरी आंसर राइटिंग मेरी राइटिंग बहुत बेकार है। मैंने उसे इम्प्रूव किया। जब मेरा फाइनल मेंस में जब मैं लिख रही थी, मैंने सारे टेस्ट पेपर्स दिए, मैंने टेस्ट पेपर कुछ भी नहीं छोड़ा। शायद एक दो पेपर हुआ होगा टेस्ट सीरीज का जो मैंने नहीं दिया, वरना मैंने जेएलओ के जब भी टेस्ट पेपर्स होते थे मैंने सब पेपर्स दिए। वो रूल भी है कि जिस टाइम आपका पेपर हो तो उस टाइम आप प्रैक्टिस करो, तो दिमाग अपने आप उस तरह चलने लगता है, तो पेपर सारे अटेम्प्ट करो। अभी ये जो टाइम है ना, ये सिर्फ आपका टाइम है। इस टाइम को आप जिस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, जहां से जो सोर्सेस मिल रहे हैं सब पढ़ो, कुछ मत छोड़ो। टेस्ट सीरीज जनरली ये वाला टाइम आपका दोबारा नहीं आएगा। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, मुझे बहुत डर था कि मैं दोबारा कैसे कर पाऊंगी, कुछ नहीं पता। और फर्स्ट टाइम में मैंने, मुझसे जो हुआ, टेस्ट पेपर्स हुए, जो सब कुछ हुआ मेरे काम आया, मेरा काम हो गया। बस रिजल्ट मैटर्स, कोई नहीं देखेगा कि तुम्हारी क्या, तुमने कैसे किया है। तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ ना, कोई नहीं पूछने वाला। और नहीं भी अच्छा किया ना, तुम सोते रहे पूरे टाइम और तुम्हारा हो गया, तो सब यही बोलेंगे बंदी बढ़ती थी, बाकी कुछ भी काम करनी है। तो बस पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ भी काम नहीं आएगा। थैंक यू सर। सर एक चीज और, हाँ एक चीज और, ऐसे राइटिंग का ना सबको ये रहता है कि लिखना कैसे है, मतलब हम सबको ये रहता है कि पहले तो टॉपिक कहाँ से मिलेगा। मुझे भी ये रहता था टॉपिक कहाँ से मिलेगा, और ये मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लूँ तो बाद में काम में वो टाइम मेरे काम तो आएगा नहीं। लेकिन जब आप लिखोगे, अपने थॉट्स बिल्डअप करोगे, तो लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। इस बार के ऐसे राइटिंग टॉपिक्स ऐसे जो मेंस में आए थे वो ऐसे थे कि ये क्या ही है, क्यों दिया है, क्या सोच के दिया है, मतलब कुछ भी नहीं सोच सकते। लेकिन आप लोगों ने पहले से प्रैक्टिस की होगी, अपने थॉट्स बिल्डअप किए होंगे, तो लिख पाओगे। अब फिर ये आता है कि हम लिखेंगे कैसे उस ऐसे को, क्योंकि थॉट्स है हमारे दिमाग में। स्टार्टिंग कैसे करनी है, टॉपिक लिया, उसके बारे में एक बार पढ़ लिया, रफ आइडिया ले लिया कि इसमें ये होता है, एक प्रॉपर पैटर्न होता है। गोविंद सर, आपको हिंदी वाले सर जो भी आएंगे वो बहुत अच्छे से पैटर्न बताएंगे। सिर्फ हमें पैटर्न लिखना है, सारी चीजें हमारे दिमाग की है, हम उस तरह से लिख पाएंगे। जब लिखोगे, लिख लिख के, मैं नहीं बोल रही कि डेली लिखो, अभी तो तुम डेली लिखो भी नहीं पाओगे ना, और फिर बर्डन रहेगा कि यार हम तो ऐसे भी नहीं कर रहे, हम जजमेंट भी नहीं लिख रहे, अब बेयर एक्ट भी लिख रहे हैं, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। और ये वाले टाइम में हमेशा ये वाली चीज लगती है कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्या हम सही जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, हमें किसी की गाइडेंस लेनी चाहिए। मेरे पास पूजा थी, मुझे जब भी जो हेल्प चाहिए थी, मेरा प्रैक्टिकल मॉनिटरिंग ये करती थी कि बहन ये कर ले। सर ने मुझे जेएलओ वाले टाइम भी बोला था कि जेएलओ छोड़ दे, तू आरजेएस पे फोकस कर। सर की बात मैंने ध्यान में रखी थी, लेकिन पूजा ने बस मुझे ये बोला कि तू छोड़ छाड़ के आ जा, और मैं लिटरली जैसे इसने मुझे बोला, मैंने बैग पैक करके मैं आ गई। तो अपने पास एक फ्रेंड रखो जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सके, और मुझे तो मेरे सभी फ्रेंड्स ने बहुत अच्छे से गाइड किया है। ये वाला जो टाइम होगा, अभी आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगे। सबसे मेन डिस्ट्रक्शन फोन का, जिसमें हम सब लगे बड़े होते हैं और हमें भी नहीं पता हमारे 10 से 12 घंटे कब चले जाते हैं। तो जो जिस कोविड टाइम पे मेरे पास बहुत खाली टाइम था, मेरा सिलेबस भी हो गया, तो उस टाइम मैंने एक चीज सोची कि मैं इवन 48 आवर्स मैं सिर्फ फोन वीडियोस देख रही हूँ, मैं इतना एडिक्टेड हो चुकी थी मैं अभी तक भी, मतलब वो वाली चीज। तो मैंने बस ये सोच लिया कि यदि मुझे आरजेएस करना है, आरजेएस की कसम खा ली थी कि जिस दिन भी मैंने ये वीडियो यूट्यूब खोला तो मैं आरजेएस नहीं बन पाऊंगी। तो अपना जिस भी तरह का डिस्ट्रैक्शन है उसे हटा के रखो। सिर्फ 1-2 साल की मेहनत है, बाकी फिर सब कुछ अच्छे अच्छे से हो जाएगा। सारे डिस्ट्रैक्शन हटाओ, सिर्फ पढ़ाई करो। कोई ये पूछता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कोई घंटे नहीं होते। और ये भी नहीं, मैं कभी कभी नहीं भी पढ़ती थी, 1 घंटे 2 घंटे, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन रखो, ये मेरी कमी थी। जितना हो सके आपके पास काम, मतलब कुछ होंगे जिनके पास काम है, मेरे पास कुछ काम नहीं था, घर में बिठा दिया था कि पढ़ ले। तो सिर्फ पढ़ना है, सोना है, खाना है, तो पढ़ो अच्छे से, और कुछ भी नहीं है। और आंसर राइटिंग में ऐसे की आंसर राइटिंग अभी से 7 दिन में 1 या महीने में 1 लिख लो, तो थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें समझ में आ जाएगा कि लिखना कैसे। थैंक यू। अभी पायल अग्रवाल ने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई कि मेरे में बचपना है। तो अभी ये देखिए 2001 का बोर्न है, जून 2001 का बोर्न है, तो अभी बच्ची तो है।
ये तो उम्र क्या 23 साल से कम कर दी आरजेएस के लिए 21, वरना तो 23 साल की भी नहीं हुई थी और 23 साल में आरजेएस बन गई। लास्ट पिछली बार फॉर्म नहीं भर पाई थी, अरे हालांकि पिछली बार एलिजिबल नहीं थी, फाइनल में थी, बट उम्र 21 साल नहीं हुई थी तो पिछली बार फॉर्म में नहीं भर पाई थी। बट जनवरी 2001 से लेकर के और अब तक 2-3 साल जो इसको मिले, बार बार माइनर एक 2-2-3-3 बार हो गए, लैंग्वेज 2-2-3-3 बार हो गए। हम आरजेएस का मेंस का बैच भी पहले एक बार बीच में पहले चला चुके थे, क्योंकि जब वैकेंसी में गैप लग गया तो मैंने जो स्टूडेंट है इनको कम से कम आरजेएस के मेंस की तैयारी पहले ही करा दें, तो हमने एक बैच गर्मियों की छुट्टियों में पहले ही तैयार करवा दिया था हमने। फिर दोबारा प्री एग्जाम हुई, फिर दोबारा एक बार और करवा दिया, तो 2 बार आरजेएस मेंस का हो गया। और सब्जेक्ट सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, माइनर एक तो पता नहीं 3 साल में पायल ने कितनी बार पढ़ लिए होंगे, मैंने तो कभी क्लास में एब्सेंट इसको देखा ही नहीं, हमेशा रेगुलर रहती थी। तो बहुत बहुत बधाई। अब शुभम सर कुछ बताएंगे पायल के बारे में। मेंस की कॉपियां शुभम ने चेक की है। एक तो पायल जी को बहुत बहुत बधाई हो। दूसरा ये कि आप 22 के हो, 23 के हो, बिल्कुल मुमकिन है कि आप पहले अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो अपने आप पे डाउट मत करो, रिजल्ट आपके सामने है, किन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की है, किस तरीके से लिखा है। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे भी लगता है, अगर आपकी राइटिंग खराब है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन्होंने, आपने देखा कि एग्ज़ाम से पहले भी ये बोल रही थी कि मैंने ABCD लिख लिख के राइटिंग सुधारी है। तो वो चीज़ ज़रूर आप सीखना कि राइटिंग अपनी बिल्कुल अच्छी रखनी है। देखो 15 से 20 दिन भी अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो राइटिंग इंप्रूव हो सकती है। लॉ तो हम यहाँ कराते ही हैं इंप्रूव, बाकी फिर तैयारी आपको करनी है, गाइडेंस हमारी है ही। एक बार सर ने बोल दिया ना कि आप बन जाओगे, तो बस उसको दिमाग में रखो। मुझे भी नहीं लगता था कि मैं बन जाऊंगी, लेकिन सर का हमेशा से था कि पायल तू बन जाएगी, बस काम करते रहे, सर को फॉलो करो, अपने आप सारी चीज़ें तुम्हारी समझ में आती जाएंगी कि क्या करना है, कैसे करना है। आप एक हेल्प मैं एक तरीका बताती हूँ। यदि कुछ डाउट होता है ना कि हमें किसी की गाइडेंस लेनी है या हमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पूछना है, तो अपने क्वेश्चंस को लिख लो। दिमाग में जो भी चल रहा है ना, ये कभी ये भी चल रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, तो सब चीज़ें लिखो, तो तुम्हें सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, अपनी प्रॉब्लम पता चलती जाएगी, सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे, किसी और की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है। और इस भरोसे मत बैठो कि कोई और गाइड करेगा। जो है अकेले आए हो, अकेले रहना है। मैंने तो सब कुछ अकेले किया है, मैं घर पे भी अकेले हूँ, मैं 9th से यहाँ पे अकेले रह रही हूँ, सब कुछ मैंने अकेले हैंडल किया है। मैं भले बचपना है, लेकिन मैंने लोगों को भी समझाया, सीखा है। तो सब कुछ लिख के अपने, जो हो तुम्हारे मालिक हो, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें पता है कि तुम क्या मेहनत करोगे और तुम्हें क्या रिजल्ट मिलेगा, सब कुछ अपने हाथ में रखो। थैंक यू। थैंक यू पायल। करना आपको खुद को ही है, आपकी क्या कमजोरी है, आप कितने इंटेलिजेंट हो, मेरे में कहाँ कमी है, सब स्टूडेंट को सब कुछ पता रहता है, बट वो इग्नोर करता है, अपने आप को इग्नोर करता है कि मेरे में अपनी कमियों को जब तक आप दूर नहीं करोगे। और 2-3 साल तक अगर आप तैयारी करते हो, आप जब ये 4th ईयर में आई थी, 2 साल डिग्री होने में लगे, जब डिग्री हुई तब तक इनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी, और उसके बाद में वैकेंसी में गैप लग गया, इनको और अच्छा मौका मिल गया। बीच में एग्जाम नहीं हुई, 2024 में एग्जाम हुई, 2022 में एग्जाम नहीं हुई, तो हर सब्जेक्ट 2-2 3-3 बार पढ़ने का मौका मिला और सफलता इनको मिली। तो आप लोग भी, उम्मीद करता हूँ पायल ने जैसे तैयारी की वैसे बताया, आप भी उस चीज़ को फॉलो करोगे और एक दिन आप आरजेएस निश्चित तौर से बनोगे। देखो कंपटीशन में लिमिटेड सीटें होती हैं, तैयारी सब करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी तैयारी कौन कर रहा है, सबसे अच्छी अपनी परफॉर्मेंस कौन दे रहा है, वो आरजेएस बनेगा। इसलिए आपको भीड़ से बाहर निकल करके आना है। 70,000 फॉर्म प्री में भरे गए थे, आरजेएस मेंस में 3,500 स्टूडेंट पास हुए, उनमें से 638 का मेंस क्लियर हुआ, उनमें से 222 का फाइनल क्लियर हुआ, फाइनल आरजेएस बने। तो लास्ट तक उस तीसरी स्टेज को आपको क्लियर करना है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं पायल को। थैंक यू।